सांस की प्रैक्टिस पर भी बड़ा जोर दिया आपने, मुझे भी बताइए। हम सुकून इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कुरान कहता है सुकून तो मेरे जिक्र में। अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन पे ले जाए, ठीक है। आंखों को बंद कर लीजिए, गहरा लंबा सांस 2 सेकंड के लिए रोकिए और 6 सेकंड के लिए बाहर। सिर्फ ये अगर 5 सांस आपने लिए, आपकी जिंदगी कुछ ठहर सी जाती है। ऐसा ही है, फोन को छोड़ना पड़ेगा। फोन को छोड़ना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। और आप देखें कि आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है। दिन के 5 वक्त में आपने 5 गहरे सांस लेने। पैरों से लेके शुक्राना अदा करने शुरू करें, अपने अंगूठों का शुक्र अदा करें। मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही आंसर नहीं करना। हर बीमारी का हल जो है वो इस डाइट से आपको मिलेगा। ये रिपीट करेंगे, और रिपीट कैसे करेंगे, 4 हफ्ते रिपीट करेंगे, आप देखिएगा कि आपको कितना फर्क है। ये किया तो आप देखिएगा कि पूरे 6 दिन के इस ड्रिल के साथ आपके पहले 3 kg गिर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पहले भी पॉडकास्ट पर आ चुकी हैं, हमने दरख्वास्त की और उन्होंने एजाज़ बख्शा के यहाँ पर आई और आप लोगों ने बहुत पसंद किया उनकी बातों को। उन्होंने जो मशवरे दिए, ज़िंदगी के मुतालिक जो कुछ बताया, वो आपको बहुत अच्छा लगा। और आज एक मरतबा फिर से मैंने सोचा कि उनको जहमत दी जाए। बहुत खूबसूरत शख्सियत, मतलब वो कहते हैं ना इनसाइड आउट एक सा और हसीन इंसान, मेरे साथ मौजूद हैं तबीबा मासूमा ज़हरा साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? बहुत बेहतर हूँ, आपके पास आई थी और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरी महसूस कर रही हूँ। आप बताइए कैसी हैं, मैं ज़िंदगी ठीक कैसी हूँ, चल रही है? थैंक यू सो मच। आपके पॉडकास्ट से वाकई ही बहुत अच्छा फीडबैक और लोगों ने पसंद भी किया, एंड मुझे अच्छा लगा यहाँ पे दोबारा आके, तो बहुत ही अच्छा लगा। आज हमने आपसे और भी बहुत से लोगों ने जो सवालात पूछे हैं वो करने हैं। आप बहुत ज़बरदस्त सा डाइट प्लान भी देती हैं जिसमें वज़न तेज़ी से कम होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि चंद दिन में नहीं हो रहा, चंद दिन में ही कम होने लगता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं घर बैठे हुए लोग जो आपको देख रहे हैं? अच्छा, देखो, वेट लॉस की जब मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका 7 kg पर मंथ रिडक्शन होना चाहिए। आप अपने टारगेट को फिक्स करो, फिर उसके लिए अपना टाइमलाइन फिक्स करो 7 kg पर मंथ के हिसाब से, और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करो। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और आके कहते हैं जी हम ये करते हैं, ये कर लिया है, अरसे से डाइट कर रहे हैं और फिर भी वज़न नहीं गिरता। जिम जा रहे हैं तो जिम में लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप की बॉडी टाइप ऐसी है कि आप इंचेस में लूज करोगे और वेट नहीं कम होगा। वैसे पीसीओस हैं, उसकी वजह से वज़न नहीं गिर रहा, या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वज़न नहीं गिर रहा। मेरे पास एक ही जवाब होता है कि आप 5 मेजर गलतियां करते हो तो वज़न नहीं गिरता। पहली गलती, वक्त पे ना खाना। आप कम खा रहे हो, डाइट कर रहे हो, लेकिन वक्त पे नहीं खा रहे, आपका वजन नहीं गिरेगा, स्टक हो जाएगा। दूसरी गलती, दिए वैसे कम खाना। आप अपनी कैलोरीज को इतना कट डाउन कर दो कि सुबह भी नहीं खा रहे, दोपहर भी नहीं खा रहे, रात को बस थोड़ा सा खा रहे हो, तो बॉडी फास्टिंग मोड में चली जाती है। तीसरी गलती, जब कम खाने लगते हो तो जिम ज्वाइन कर लेते हो एंड वॉक एंड एक्सरसाइज शुरू कर लेते हो, तो ये कहीं बैलेंस नहीं है। आप कम खा रहे हो, ज्यादा भाग रहे हो, आप ज्यादा खा रहे हो, घर बैठ रहे हो, तो ये बैलेंस स्टेट नहीं है। आप ज्यादा खाते हो, प्लीज आप जिम जाओ, आप वॉक करो। लेकिन अगर आप कम खाते हो और आपने डाइट शुरू की है, तो अपने आप को हाइबरनेशन में लेके जाओ। सही। अपने आप को खामोशी की स्टेट पे लेके जाओ। आपने देखा है हीलिंग हमेशा रेस्ट मोड पे होती है, कभी हाइपर एक्टिविटी से हीलिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेडिटेट करोगे, सुकून, हाइपर एक्टिविटी को नीचे ला रहे हो। हड्डी टूटी है, प्लास्टर लगा दोगे, उसको आप रेस्ट मोड पे ले जाओगे तो ठीक होगा। इस तरह ही वेट लॉस भी तभी ज्यादा अच्छा होता है कि जब आप अपने आप को एक हाइबरनेशन मोड में ले जाओ, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, कम खाओ, अपने दिल के करीब जो चीजें वो करो, अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर दो। लेकिन ओवरली जिम जाना, वॉक करना, वो ड्यूरिंग वेट रिडक्शन इज मेरे हिसाब से नॉट रिकमेंडेड। कब करो? जब आप वेट को मेंटेन करना चाहते हो, हेल्दी एक्टिविटी, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तब करो। अब 3 गलतियां होंगी, चौथी गलती, पानी ना पीना। इस वाली रील पर लोगों ने बहुत सवालात भी किए, इसको थोड़ा हम आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे। फॉर श्योर।
पानी की कमी को कर देना। पानी सफाई है, पानी पाकी है, पानी से ही हर तरह का डिटॉक्स होता है। आपके जिस्म में 70% पानी है। मैं बार बार कहती हूँ, उस 70% को पूरा किए बगैर आप कह देते हो कि आपको फिक्स होना है, तो वो आप नहीं हो सकते। ठीक है, अब किस तरह से खुराक आप खाओ? एंटीबायोटिक की तरह, वक्त पे, अपने वजन के मुताबिक। आसान हल। यानी आप एंटीबायोटिक कैसे खाते हो, कब आपको असर करती है, और क्या डॉक्टर्स खास तौर पे कहते हैं अगर आपने वक्त पे नहीं खाया और आपके वेट के मुताबिक, बच्चे के भी वेट के मुताबिक नहीं हुआ, तो उस एंटीबायोटिक का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही वो खुराक जो वक्त पे नहीं खाई जाती और अपने वजन के मुताबिक नहीं खाई जाती, उसका कोई फायदा नहीं। सो मैं इन 5 चीज़ों पे पहले समझाती हूँ कि इस तरह से सबमिशन और सरेंडर करोगे, मेरे साथ चलोगे, तो प्रॉमिस है अल्लाह के फजल से 7 kg पर मंथ रिडक्शन होती है। फिर उसके लिए मैं साथ में हर्ब्स देती हूँ, जिसमें AKG सिरप है जो लिवर को डिटॉक्स करता है, लिवर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखता है। लिवर फंक्शन बेहतर होगा तो आपका खाना पीना हजम अच्छा होगा। आपकी उसके साथ डिटॉक्स सप्लीमेंट देती हूँ, कभी ओबिट्रिम देती हूँ, डिपेंडिंग पेशेंट टू पेशेंट। ये मेरी सारी चीज़ें वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। आपने अपना एड्रेस और वेबसाइट भी बतानी है, और जो कुछ सिरप्स आप लेकर आई हैं मेरे लिए, वो हम चाहते हैं कि दिखा भी सकें, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता हो कौन सी प्रोडक्ट अच्छा, लेनी है। AKG सिरप, ये वो सिरप है जो कि अगर मेरे पेशेंट्स देख रहे हैं तो वो जरूर इसके नीचे लिखें कि उनको कैसा लगता है। मैं भी यूज कर रही हूँ, ये इसके बहुत अच्छा साथ है। ही मैं डिटॉक्स सप्लीमेंट कैप्सूल्स देती हूँ। ये सारी मेरे मतब पे अवेलेबल है। इसको ऑनलाइन भी परचेज किया जा सकता है, लेकिन मेरी कंसल्टेंसी के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि आप देखा देखी इस्तेमाल ना करो। बिल्कुल सही। आप पहले बात कर लो, अपनी दोशा जानो, अपनी बॉडी टाइप जानो, एंड देन यू कैन स्टार्ट द मेडिकेशन एंड द डाइट। बिल्कुल, ये दोनों चीजें करेंगे। वेट रिडक्शन का अच्छा और आसान तरीका अब आने वाला है, और वो है रमज़ान। और ये पॉडकास्ट मेरे लिए इतना मेरे दिल के करीब मुझे लग रहा है कि वो बातें जो कि मैं चाहती हूँ कि लोग जाने, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वो चीज़ आप सबको बताऊं कि जो मैं अपने मतलब में ऑलरेडी बता रही होती हूँ। तो कोई हाइड एंड सीख नहीं है, खुला बताती हूँ, प्लीज फॉलो कर लो। यानी कि इस वक्त जो पॉडकास्ट में हम बैठे हैं, ये दरअसल एक मतलब है जो सबके मसाइल का हल तलाश करेंगे। सो आप ये ना सोचो कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी और कुछ चीजें छुपा लूंगी। प्रॉमिस मैं आपको पूरा बता रही हूँ, फॉलो करने वाले बनो तो आपको फायदा भी होगा। रमजान से पहले 3 दिन जो है, आप फौरी तौर पे खिचड़ी क्लिंज पे चले जाओ। अपनी बॉडी को रमजान के लिए तैयार करो। और हम क्या करते हैं, सब खाने लगते हैं कि पता नहीं कि रमजान में बंद हो जाना, रमजान में डबल खाते हैं फिर हम। यहीं पे गलती है। देखो, परवरदिगार आलम ने एक प्यारी सी पूरी तख्लीक इंसान के नाम पे बना दी, और वो अशरफ मखलूक बना दिया, और फिर उसको पता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है। सही। आज आप अंग्रेज से सीख के इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले जाओ। वो जब आपको 11 महीने खाने के दे रहा है और 1 महीना आपको दे रहा है कि आपने नहीं खाना, आप उसको प्लीज खाने का महीना ना बनाओ। अफ्तारी कराना सवाब है, लेकिन सिर्फ खजूर से भी हो सकती है, हेल्दी एक्टिविटी से भी हो सकती है। सो वो लोग जो बीमार हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, खवातीन जिनके औलाद नहीं है, मर्द जिनके औलाद नहीं है, यानी किसी भी तरह की डाइजेस्टिव ट्रैक इश्यूज में, माइग्रेन्स हैं, जोड़ों घुटनों सर दर्द रहती है, उनके लिए ये अगले 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ने ये 30 दिन रिपेयर के रखे हैं। करना क्या है, पहले 3 दिन यानी आखिरी जो शाबान के ये चल रहे हैं, आप हर सूरत में खिचड़ी क्लिंस करें। ठीक है। खिचड़ी क्लिंस का क्या तरीकेकार है? ये वो तरीका है कि जिस तरह आप कोई भी चीज सजाने से पहले उसमें से गंदगी निकालते हो, इसी तरह जिस्म को बेहतर करने से पहले, अच्छी खुराक देने से पहले गंदगी निकालनी है। आपने लेना है आधा कप मूंग दाल, 1/4 कप चावल ब्राउन राइस, उसके अंदर लहसुन, अदरक, टमाटर अपनी मर्जी का डाल लीजिए 3 लीटर पानी में। यानी इतना सी दाल है और इतने से चावल है, इसके अंदर 3 लीटर पानी डालना है। अपने जायके के मुताबिक नमक, काली मिर्च डालें और इसको उबलने रखते हैं। इतना उबालें कि वो 1 लीटर रह जाए। अब उस 1 लीटर को आपने सारे दिन में पीना है एज अ सूप। सुबह उठे 2 अंडे की सफेदी का नाश्ता, 1 कप चाय लें। उसके बाद स्नैक में, लंच में, डिनर में बार बार दिन में 4 कप ही तो बनेंगे लीटर के, तो 4 कप अच्छा सा भर के आपने सूप पीने। इससे क्या होगा, आपकी क्लिंजिंग शुरू होगी। सही। आपकी बॉडी टॉनिफाई होगी। खिचड़ी वो जबरदस्त टॉनिक है, प्रोटीन से भरा हुआ ये कप होगा आपका,
जिसको हम कहते हैं ना, हमने प्रोटीन डाइट प्रोटीन करनी है, तो चाहिए। आपकी प्रोटीन से भरा हुआ ये कप है, इसको आपने पीना है। अगले दिन भी कीजिए, उससे अगले दिन भी। अच्छा, इसके साथ एक चटनी है जो कि अब क्लिनजिंग का काम देगी। ठीक। मेडिसिन नहीं है आपके पास तो इसको मेडिसिन समझे। एक बंच ले लेना है आपने, एक मुट्ठी पुदीना, एक मुट्ठी धनिया के पत्ते, एक मुट्ठी बादाम छिलका उतरे हुए, एक मुट्ठी किशमिश। इसको ब्लेंड कर लीजिए, नमक मिर्च अपने मुताबिक डालिए। 2 टेबलस्पून सुबह, 2 टेबलस्पून रात को ये चटनी साथ में ले लें। ठीक। अब क्या होगा, आपकी लंग्स क्लियर होंगे, आपकी इंटेस्टाइन्स क्लियर होगी। आपको अगर अल्सर है तो उसमें फर्क पड़ेगा, अगर आपको कब्ज रहती है तो कब्ज खुल जाएगी, अगर आपको मोशन आते हैं तो वो आपको, जिससे होता है ना आईबीएस का इशू है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना कि थोड़े से आपको स्टूल पास होगा, लेकिन इसके फौरन बाद आपको लगेगा कि ओह मेरी तो गट हील होनी शुरू हो गई है। ये आपके 3 दिन गुजर गए। अब आ जाएंगे हम रमज़ान के अंदर, तो वो मैं 7 डेज का एक पूरा प्लान बता देती हूँ, मैं लिख के भी लाई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, आप प्लीज बताइए। वो आप करने शुरू करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। इस 3 दिन में 14 ग्लास पानी लाजमी पीना है। और वो कैसे पीना है वो भी आप बताएंगे? जी, 14 ग्लास पानी, उठते साथ ही 4 ग्लास बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। उठते साथ ही 2 ग्लास नीम गर्म पानी लें और फिर वक्फे से अपने 14 ग्लास पानी पूरे कीजिए। आपको खुल के यूरिन आएगा, आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा। वो लोग जिनको लगता है कि खिचड़ी से उनको शायद कब्ज सी फील हो रही है, पहले दिन खा के कुछ पेट नहीं खुला, तो रात के कप में 1 चम्मच देसी घी का डाल लें। ठीक है। तो वो जरा अच्छा सा साफ हो जाएगा क्लींस हो पेट। जाएगा। इसके बाद वो आ जाएंगे हम रमजान डाइट प्लान में। बिल्कुल ठीक। पहले 3 दिन की आपने डाइट ऐसे रखनी है कि आपने तलबीना लेना है, 2 से 3 खजूरें लेनी है और इसको आपने सहरी में ले लेना है। ठीक। सहरी हमेशा याद रखें कूलिंग और एनर्जी देने वाली फूड से होनी चाहिए, जो कि आपके जिस्म को ठंडक दे और ताकत दे। सहरी का कतन मतलब नहीं है कि आपको बहुत ठूस के खाना है। यानी ये रमजान आप अपना डिटॉक्स का रमजान बना लें तो अगले 11 महीने के लिए आपकी बॉडी रिपेयर में आ जाती है। अल्लाह ने ये इसलिए बनाया। तो पहले 3 दिन तलबीना लेना है और 2 से 3 डेट्स ले लेनी, खजूरें ले लेनी। तलबीना बनाने का तरीका, आधा कप जौ ले लीजिए, उसको रात भर भिगो लें। ठीक। आप रात भर भिगो लेंगे। ये बना के आप पहले से रखोगे शाम को ही, यानी सोने से पहले, क्योंकि सुबह उठ के सहरी पे इतना बड़ा काम नहीं कर सकोगे। तो आप दोपहर के टाइम पे अपना जौ भिगो दो, रात को उसके अंदर 2 से 3 कप पानी डाल के बॉईल करना शुरू करो। इतना बॉईल करो कि वो जौ बहुत नरम हो जाए। जब वो पक जाएंगे तो उसमें 2 ग्लास आप डाल लें दूध के, और उसके अंदर अपने जायके के मुताबिक मीठा डालें। मीठा हमेशा खजूर का सिरप डाल दें तो ज्यादा बेहतर है, शहद डालें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन व्हाइट शुगर इन 30 दिन नहीं लें। ठीक है। वो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं? शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शक्कर, गुड़, हनी, स्टिविया भी पत्तों की सूरत में, अच्छा, साशे की सूरत में नहीं, ओरिजिनल चीजों का इस्तेमाल। ये आप कह लें कि अपने लिए वादा कर लें कि आपने ये रमजान बिल्कुल वैसे गुजारना है जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे हमें गुजारने को। कम खाओ, इबादत ज्यादा करो। इसको आपने किया, जौ के अंदर दूध डाल दिया, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने चीनी ऐड कर ली, ऑर्गेनिक वाली। वो खीर सी एक बन जाएगी। उसके अंदर नट्स डालें, बादाम, अखरोट डाल के उसको सुबह ही सुबह एक बोल भर के आप खा लो। 2 खा लो, 2 कप पी लो। आपने पेट ही भरना है ना, तो बस ये ले लीजिए। उसके बाद आपने आ जाना है जी अपने इफ्तार पे आपने लेना है 2 खजूरें, 1 ग्लास पानी, 10 मिनट का वेट करना है। 10 मिनट थोड़ा सा गैप वो तो होता ही है, यानी खजूर और पानी लिया और 10 मिनट वेट, और साथ ही मगरिब पढ़ ली, नमाज पढ़ी। ठीक है, मगरिब पढ़ते साथ ही आपने एक बोल भर के फ्रूट चाट का ले लेना है। ठीक। उस फ्रूट चाट में कोशिश करें कि चीनी नहीं हो, बिल्कुल। सिर्फ फ्रूट्स ही हो तो ज्यादा बेहतर है। बेहतर फ्रूट्स आपका है कि सेब, अमरूद, आजकल कीवी आया हुआ है, आम फहम जगहों पे अगर आपने जाना है तो सेब, अमरूद को थोड़े से अंगूर डालें। यानी हर वो चीज जो आपका दिल कर रहा है वो आप डाल लें, एक अच्छी सी बनाएं, लेकिन फ्रूट चाट में चने नहीं डालने, फ्रूट चाट चाहिए।
तो हमारी फ्रूट चाट भी बड़ी जी फैंसी जी होती है, विद नो क्रीम डेफिनेटली। जी जी जी, ये तो बल्कि फ्रूट प्लेटर बना के आप खा सकते हैं बिल्कुल खा आसानी से। सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। तो आपने अब ले लिया, यानी सुबह तलबीना लिया, सारा दिन आपकी अच्छी सी फास्ट हो गई। फास्टिंग के बाद आपने खोला तो एक लाइट गज़ा से खोला, कोई तली हुई गज़ा से इन 3 दिन नहीं खोला। उसके बाद आपने डिनर लेना है, मूंग दाल की खिचड़ी विद एक देसी घी डाल के, मूंग दाल की खिचड़ी अच्छी सी बनाएं, देसी घी डालें और वो खिचड़ी पूरी खा लें। इन 3 दिन में, यानी पिछले 3 दिन आपने क्लेंजिंग की और फिर ये 3 दिन भी क्लेंजिंग के आ गए। अच्छा, 6 दिन हो गए 6 दिन हो गए। अब आपने इफ्तार से लेके सहर तक 12 ग्लास पानी पूरे करने, उसमें 1 साशे ORS का डाल लीजिए। ठीक, पहले 3 दिन के लिए, हर रोज नहीं डालना। ठीक ठीक है, वो डालिए ताकि आपको किसी किस्म की वीकनेस ना हो, कोई क्रैम्प्स ना पड़े। ये किया तो आप देखिएगा कि पूरे 6 दिन के इस ड्रिल के साथ आपके पहले 3 kg गिर जाएंगे रमजान के दौरान रमजान के खाते दौरान। पीते हुए फास्टिंग के बाद बिल्कुल। आपके। अब ये वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है जो आप आम सारे साल में कोशिश कर रहे होते हो, तो क्यों ना रमजान में करें। क्यों ऐसा है कि रमजान में हमने समोसे कचौरियां खानी है, सारा साल खा लें। ये ना कि जो लोग शहर में चाहते हैं कि पराठा खाया जाए, देसी घी का देखो, पराठा अभी खाया हम जाए। कर रहे हैं बात वेट लॉस ठीक और है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की। बिल्कुल ठीक। अभी मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि जो इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट अच्छा, महीना जो है। वजन कम करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ठीक। अब इन्फ्लेमेशन फैटी लिवर की सूरत में भी है, सर दर्द भी इन्फ्लेमेशन में आती है, गट की प्रॉब्लम्स भी इन्फ्लेमेशन, बेसिकली हर बीमारी का हल जो है वो इस डाइट से आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी हीलिंग के रास्ते पे जाएगी। बिल्कुल ठीक आप है। फास्टिंग करो, एक तो अल्लाह ताला वैसे ही इसमें बरकत डालेंगे, हिम्मत। बेशक, बेशक। फिर वो लोग जो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हमसे भूख नहीं रुकती, तो आप नेट खोल के देख लो, साइंटिफिकली प्रूवन है कि भूख को रोकने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। फिर रमजान क्यों ना अवेल किया जाए। ऐसा क्यों है कि रमजान को हमने सबसे ज्यादा ग्रोसरी करनी है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, है। फिर आगे अगले 3 दिन, यानी 4 अगले 2 दिन कर लें, ठीक है, यानी पहले से लेके तीसरे दिन तक आपने ये किया। ठीक। फिर चौथे 5वें दिन आपने लेना है, सुबह उठ के दही का अच्छे भर के उसमें थोड़ा सा जीरा डालें और नमक डालें, और जितना दही खाना है आप खा लें। ठीक है, खाना ही दही है, सिर्फ दही खाना। दही खाना है। अब क्या होगा, आपकी गट फ्लोरा बेहतर होगी। आप पिछले 3 दिन कम खा रहे हैं, आपकी गट फ्लोरा बेहतर होगी, आपकी हाजमा बेहतर होगा, आपको ताकत मिलेगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे ताकत नहीं है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि सहरी शुड बी कूलिंग डाइट एंड एनर्जेटिक डाइट। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आपको ताकत ही चाहिए ना, सारा दिन गुजारना है, तो आपने दही खानी है, आप जितनी मर्जी खा लें, वो कोई मसला नहीं। दही के साथ फिर आपने इफ्तार करना है जौ या वेजिटेबल सूप का। ठीक है, वो आप वेजिटेबल सूप अच्छा सा बनाएं और उससे अच्छी तरह से करें। अब यहाँ खजूर नहीं है तो आप नमक से इफ्तार कर लें, क्योंकि अब मैं मीठा रोक रही हूँ इन 2 दिन। ठीक ठीक। अगर आप नोट करो, सुबह मैंने दही दे दी नमक के साथ, बिल्कुल। दोपहर के खोलते साथ ही अच्छा बोल भर के सूप पी लें आप, जिसमें चिकन नहीं है, वेजिटेबल्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है ये। ठीक है, वो ले लिया। उसके बाद आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है अच्छी तरह से। अब होता क्या है कि जो अफ्तार है ना, वहां पे आके आपकी डाइजेशन हीलिंग में जाती है। हम डाइजेस्टिव चीजें लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बेहतर है। ऐसी चीजें जो जूद हजम है लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना तो स्टमक अच्छा पे वरना वजन आ जाएगा। ये लेके उसके बाद आपने डिनर जो करना है वो कोई भी फिश ले लें, रात को आके गोश्त ले लें आप। फिश, चिकन स्टीम्ड अच्छी तरह से थोड़ी सी वेजिटेबल के साथ ले लें। अब आपके पिछले 3 दिन नरम ग़िज़ा थी, अभी पूरा दिन नरम थी ग़िज़ा, और रात को थोड़ा सा फिश थी या आपका चिकन आ गया। ये चौथे और 5वें रोजे करेंगे, और इसके साथ फिर अब हम आ जाएंगे छठे और 7वें रोजे, यानी पूरा वीक आपका ऐसे गुजर जाएगा। उसमें आपने एक लेनी है होल व्हीट की रोटी, जैसे अब आप कह रही थी। अब हम आएंगे थोड़ी सी सख्त ग़िज़ा पे। एक रोटी खाएं, उसके साथ एक अंडा बनाएं, आप 1 कप चाय का लेना है। इन सारे दिनों में चाय ले सकते हैं, ये ना परेशान हो के चाय के बगैर गुजारा नहीं है ना, बहुत मुश्किल काम है। चाय ले सकते हैं 2 कप सारे दिन में। ठीक, तो सहर में ले लें, इफ्तार में ले लें, लेट डिनर में ले लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन पानी पीना है फिर आपने 14 ग्लास उस पूरे वक्फे में। तो अब आपका छठा और 7वां दिन, यानी छठा और 7वां दिन जो है, उसके अंदर रोटी आ गई, उसके अंदर आपका अंडा आ गया, और उस रोटी पे आप देसी घी भी लगा सकते। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। देसी घी तो हेल्दी है वैसे भी। ऐसे। अच्छा, अब फिर आ गया अफ्तार। अफ्तार में आपने एक लस्सी बनानी है, और वो बनानी खजूर के साथ। अच्छा,
वो ठीक कैसे है, बनानी है? आपने दही लेना है अच्छा सा, उसमें खजूर डालें, बादाम डालें, अखरोट डालें, उसको ब्लेंड करें, आपकी लस्सी तैयार है। वो 2 कप पीने हैं, आप 2 कप पी लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन 4 नहीं पी सकते। 2 ही पीने 2, हैं। जितना कूलिंग इफेक्ट और डाइजेस्टिव, अगेन ये दही आएगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। याद रखें, सुबह आपने एनर्जी ली, अफ्तार में आपने डाइजेशन बेहतर की, और डिनर के टाइम पे आपने हीलिंग की तरफ चले गए। बिल्कुल ठीक। सही। अब आपने लेना है वेजिटेबल का, अगेन वेजिटेबल कोई भी सबसे अच्छे हैं, टिंडे, तोरी, कद्दू, इनको बनाएं। उसके साथ एक छोटी सी आधी रोटी ले लें बिल्कुल आखिरी ठीक। 2 दिन, और फिर अगला हफ्ता पहले की तरह शुरू कर दें। फिर शुरू कर दे, यही पूरा 7-7 दिन का पैटर्न हम 7-7 दिन रिपीट का करें। पैटर्न ठीक। ये रिपीट करेंगे, और रिपीट कैसे करेंगे, 4 हफ्ते रिपीट करेंगे। आप देखिएगा कि आपको कितना फर्क है। और आप लोग जो कर रहे हैं फॉलो, प्लीज हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे जरूर अपना डेली एक्सपीरियंस भी शेयर करें, बिल्कुल और आप हमें बताएंगे कि 7 दिन के बाद आपको क्लिनजिंग के साथ कैसा लगा। बिल्कुल। इस सब के साथ मैं क्लिनिक से देती हूँ AKG सिरप और डिटॉक्स कैप्सूल अलोंग विद विटामिन्स। तो अपने डॉक्टर से राब्ता करके याद रखें कि बी कॉम्प्लेक्स जरूर इस्तेमाल करें, अच्छा दिन में 2 दफा, ठीक। और पूरा महीने में हफ्ते में 1 बार विटामिन डी का अपने डॉक्टर से पूछ के एक इंजेक्शन या कैप्सूल ले लीजिए, ठीक। तो वो बेहतर है, तो वीकनेस नहीं होगी। ये पूरा आपने एक डाइट प्लान दे दिया पूरे रमज़ान के लिए, जिसको हम 3 दिन और 2 दिन के उसमें समझ के कर सकते हैं। रमज़ान जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बात करें, कुछ लोग वैसे भी रोज़े रखते हैं, रोज़ा इंसानी सेहत को क्या क्या फ़ायदा देता है? देखिए जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा हीलिंग प्रोसेस ऑन करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। जिस तरह आप जब फास्टिंग करते हो, जब आप कुछ भी खाते हो, रोटी, चावल, इवन कि एक सेब भी खा रहे हो या कोई फल खा रहे हो, तो उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज बनते हैं। ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन की मदद से आपके सेल्स और ऑर्गन्स में जाता है। जब उनमें जाता है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आप अपने सारे दिन के टास्क करते हो। जब आप एक प्रलॉन्ग फास्टिंग में चले जाते हो, तो उस फास्टिंग से क्या होता है कि बॉडी के पास जो मौजूद ग्लूकोज है एनर्जी बनाने का, वो ख़त्म होती है, तो वो अपनी बॉडी में मौजूद फैट्स को इस्तेमाल करने शुरू कर देता है। तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी फालतू फैट है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी की एनर्जी बिल्टअप करने के काम आता है। आप चाहते हुए या ना चाहते हुए आराम आराम से वेट रिडक्शन की तरफ चले जाते हो, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है। लॉन्ग टर्म फास्टिंग हमें सबसे बेहतरीन फ़ायदा आपके मेटाबॉलिज्म में देती है, आपको इंसुलिन को स्टेबल करने में देती है, आपका फैटी लिवर है तो उसको ठीक करेगी, आपकी डाइजेशन ख़राब है तो उसको ठीक करेगी। और याद रखें, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, आपको पीरियड्स का इशू है या ख़वातीन में PCOS है, तो इस तरह से फास्टिंग करने से उनके 1 से 2 महीने के अंदर, डिपेंडिंग ऑन देयर टारगेट, लेट्स सपोज आप अपने BMI पे जैसे ही आ जाते हो, तो उसके साथ ही आपका हीलिंग कंप्लीट होती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीरियड्स हैं बच्चियों में तो वो नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे, PCOS ठीक किए जा सकते हैं। और ये एक लेम एक्सक्यूज़ है कि क्योंकि PCOS हैं और क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसलिए हमारा वजन नहीं गिर रहा। वजन ना गिरने की मैंने बता दिया, प्लीज ठूंगा मारना बंद कर दें। सिंपल। और जो सब देख रहे होंगे वो ये जानते होंगे कि मैं बात ठीक कर रही हूँ, आप सारी उम्र से हैं डाइट पे, लेकिन आप चखना नहीं छोड़ रहे। तो आपको चखना छोड़ना है और अपने आप को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने वाला बनाना है, तो यू कैन लूज वेट। अच्छा बासुमा साहबा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डाइट भी फॉलो कर रहे होंगे, डाइट के अलावा बाकी जो साथ बैठे लोग हैं उनका खाना भी खा रहे होंगे, तो वो फिर कैसे वेट लूज करें? कर ही नहीं सकते ना। ये मैंने कहा ना कि आप अपने आप की सेटिस्फैक्शन के लिए कह रहे हो कि मैं डाइट कर रही हूँ, लेकिन आप नहीं डाइट करें। प्लीज अपने आप से सिंसियर हो जाए। हम अपने आप से सिंसियर नहीं है। मैं हमेशा खवातीन को कहती हूँ कि देखें, अपने आप को क्वीन ट्रीट करें ताकि लोग आपको क्वीन की तरह ट्रीट करें। बिल्कुल ठीक। अपने आप को खुद फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको अपना एहसास नहीं है। बच्चियां हंसती भी मेरी इस बात पे, लेकिन उनको लगती भी है। मैं कहती हूँ अपनी 4 इंच की जुबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है जिसके अंदर जायका है। गले से नीचे नहीं आपको पता कि आपने बिरयानी खाई थी, निहारी खाई थी या स्मैश बर्गर खाया था। इस 4 इंच का जायका आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो लोगों की 4 इंच के ऊपर परेशान क्यों होते हो जब वो आपके लिए चलती मोटी हो गई हो, अच्छी नहीं लग रही हो। आपने उनको ये पावर दी है कि वो आपके बारे में बोलें, क्योंकि आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अपनी जुबान को कंट्रोल रखें, ठूंगा मारना बंद करें, अपने आप से सिंसियर हो,
तो देखेंगे आपको कैसे दुनिया अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। बिल्कुल। अच्छा, ख़वातीन ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं रमज़ान के दौरान। अगर वर्किंग वुमेन है तो घर पे भी सहरी इफ्तारी वाला भी ज़्यादा खाना ऐड हो जाएगा, फिर काम भी कर रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, हस्बैंड को देख रही हैं। एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए और एक्टिव रहने के लिए वो क्या करें? देखो, जैसे मैंने बताया कि मैंने सारी डाइट प्लान ही इसी तरह बनाया कि सुबह की जो चीज़ आप खा रहे हो ये हमारे अंदर एक ज़हन में है कि हम पराठा ही खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। आप एक नॉर्मल तलबीना इज़ अ प्रॉपर अच्छी डाइट रिकमेंडेड बाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुन्नतों पे अमल करने से तो वैसी एनर्जी रहती है। सो एनर्जी कतन डाउन नहीं होगी। हाँ, जैसे रमज़ान के पहले 2 दिन सबके टफ होते हैं, नफ्स ज़रूर तंग करेगा। फिर बहुत सारी, जब आपने डाइट कंट्रोल करनी होती है तो आपको अपना नफ्स मारना पड़ता है। उसमें ये नहीं है कि आपको वीकनेस होगी, तभी मैंने विटामिन्स बताए, तभी मैं बिल्कुल। डिटॉक्स और AKG सिरप देती हूँ कि उससे भूख भी कंट्रोल रहती है और एनर्जी भी डाउन नहीं होती। अच्छा, इससे पहले कि अगले सवाल पर जाएँ, मैं चाहती हूँ कि एड्रेस बता दें हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरी ये होती है कि कहाँ पर बैठती हैं तबीबा साहिबा। फिर ये सवाल भी होता है, कराची में क्या कोई क्लिनिक है, इस्लामाबाद में क्या कोई क्लिनिक है, या कोई और ब्रांच है? जी, इस्लामाबाद में मेरा क्लिनिक है। एस्थेटिक केयर में मैं बैठती हूँ महीने में 1 बार, उसका 1 महीना पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। लाहौर में मंडे टू थर्सडे 3 बजे से 6 बजे 180 वाई ब्लॉक फेज़ 3 DHA में, वहाँ टोकन सिस्टम है, आपको आके अपना टोकन लेना होगा। ऑनलाइन कंसल्टेंसीज़ के लिए मंडे एंड ट्यूसडेज़ हैं। आउट ऑफ सिटी पेशेंट्स ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले जी। सकते हैं। वो नंबर है 0321 8450 244। इसके ऊपर मैसेज ड्रॉप करते हैं, आपसे टीम राब्ता करेगी और इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी का टाइम मिल जाएगा। यानी कि आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं बिल्कुल, तो कंसल्टेंसी बिल्कुल हो मिल सकती है। हमने शुरू में बात की थी कि ज़रा स्लो डाउन हो जाएं, अपने आप को हाइबरनेट कर लें, पहले हील करें, फिर आगे अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। और आपने सांस की प्रैक्टिस पर भी बड़ा जोर दिया, आपने बिल्कुल, मुझे भी बताई थी। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ हमारे देखने वालों को भी बताएं, और रमज़ान में भी मुझे लगता है एक तो बरकतों रहमतों वाला महीना है, तो उसमें ज़रा और अपने आप को हील कर सकें। बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि हम सुकून इधर-उधर ढूँढते हैं, लेकिन कुरान कहता है सुकून तो मेरे ज़िक्र में। उस ज़िक्र के लिए हमारे पास उसने बेहतरीन टाइम दिया है 5 वक़्त की नमाज़, लेकिन हमें अपनी जल्दी में उस नमाज़ को बस अदा करना है। भागा दौड़ी, जो कि बनता भी है कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, लेकिन आप उसी नमाज को एज अ मेडिटेशन ले लें, और जैसे ही नमाज ख़त्म हो आप सलाम फेर लें, तो उसके बाद अपने आप को तशद्दुद की हालत में बैठ जाएं, कमर को सीधी कर लें, अपने हाथों को ढीला रख के अपनी थाइस पे रख लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और लंबे गहरे सांस ले लें। अगर आप मेरे साथ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो लेट्स डू अ लिटिल छोटी सी टेक्निक उसमें करते हम हैं। सीधा बैठेंगे, बिल्कुल। अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन पे ले जाएं, ठीक है। आंखों को बंद कर लीजिए, गहरा लंबा सांस 2 सेकंड के लिए रोकिए और 6 सेकंड के लिए बाहर। मैं दोबारा से बताती जाऊंगी, आप करोगे। मैं 4 तक गिनूंगी, अंदर इनहेल, 2 सेकंड रुकेंगे एंड 6 सेकंड बाहर निकालेंगे। इनहेल 1 2 3 4, 1 2 1, exhale 1 2 3 4 5 6, then inhale 2 सेकंड रुकिए और 6 सेकंड बाहर। इनहेल, एक्सेल, दोबारा गहरा लंबा सांस, 2 सेकंड रोक के 6 सेकंड बाहर। गहरा लंबा सांस,
सिर्फ ये अगर 5 सांस आपने लिए, आपकी जिंदगी कुछ ठहर सी जाती है, ऐसा ही है, दिमाग को थोड़ा सुकून मिले। सुकून सा मिला। और मैंने बीच में आंखें खोली कि कहीं मुझे नींद नहीं आने लगे तो नींद का So, इलाज सिर्फ और सिर्फ नींद का इलाज में अभी अगर आपको जी वो भी बता देती हूँ, सांस लेना ही नींद का इलाज भी है। आप अगर हर नमाज के बाद आदत बना लो सिर्फ 5 गहरे लंबे सांस, और इसमें कितना जिसमें एक आप मिनट भी नहीं 1 मिनट लगता भी नहीं लगता, जी बहुत काम होगा, चूल्हे पे पड़ा हुआ कुकर बोल रहा होगा, बच्चे चीख रहे होंगे, चाबी के लिए बेल बजा रहा होगा कोई, 1 मिनट समझेंगे आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और 5 गहरे लंबे सांस ये आप लेने शुरू कीजिए, और आप देखें कि आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है। दिन के 5 वक्त में आपने 5 गहरे सांस लेने। बिल्कुल ठीक है। आप इवन किचन में खड़े हैं और आप कोई आटा गूंदने लगी हैं, और आटा गूंद के आप फारिग होके सिर्फ 1 मिनट निकाल वहीं बैठ जाए और वहीं कर वहीं लें बैठ जाए। इसके लिए कोई अलग से दुनिया नहीं चाहिए, और कुछ नहीं तो वॉशरूम में जाके जब बैठे हैं तो 5 गहरे सांस ले लें। वो अक्सर लोग तो फोन ले जाते हैं और उसके बाद है वॉशरूम ना? से बाहर ही नहीं आते। हाँ, तो ऐसा ना कीजिए, सांस लें। इसी तरह जब आपको नींद नहीं आ रही है, एक तो खाना तकरीबन घंटा पहले आपका खा लिया होना चाहिए, आपका मोबाइल वाईफाई प्लीज बंद होने चाहिए, और मोबाइल चार्जिंग आपकी साइड टेबल पे नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए जिसके लिए आपको जूता पहन के बाहर जाके उसको पकड़ना पड़े, या अपने ही कमरे के दूसरे कोने में रखें जिसमें आपको एफर्ट करना पड़े, तो दूर होना चाहिए आपका मोबाइल। उसके बाद आप अपने आप को चित लिटा लीजिए, ठीक। लेट के आप इसी तरह लंबे गहरे सांस लेने शुरू कीजिए, और अपने पैरों से लेके शुक्राना अदा करने शुरू करें। अपने अंगूठों का शुक्र अदा करें, एंकल्स को ढीला छोड़ें, अगले सांस पे शुक्र अदा करें, पिंडलियों को ढीला छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज पे फोकस होते जाए। एक लंबा गहरा सांस, घुटनों के ऊपर आ जाए, एक लंबा गहरा सांस और घुटने ढीले छोड़ दें, फिर थाइस को, फिर पेल्विक एरिया को। आप देखेंगे आपके मसल्स आपने कितने ऐसे करके रखे सो हुए हैं। ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आप अपने कंधों को, अपने हाथों को, हाथों की उंगलियों को, अपने जॉ को, अपने चिक्स को, अपने आईब्रो को, अपने माथे को और अपने सर को, ये तकरीबन आपके बनेंगे 20 के करीब सांस। हर सांस पे उस अज़ा का, उस हिस्से का शुक्रिया करें, अल्लाह के आगे भी शुक्राना करें, और उससे भी बात करें कि शुक्रिया इस घुटनों का कि जिन्होंने मुझे उठा के रखा हुआ है। अपने आप को ये 20 गहरे सांस की लेके जाएंगे, और उसके बाद अपने बॉडी को सुने वो क्या कह रही है। ऑक्सीजन लेवल्स बेहतर हो जाते ऑक्सीजन हैं, लेवल बेहतर होगा, आपके नर्वस सिस्टम रिलैक्सिंग मोड में चला जाएगा, और आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लग जाएगी। आने लगती है। मैंने मेडिटेशन जब स्टार्ट की थी तो मैंने ये सीखा था, उसके साथ योगा भी किया कि मेरी नींद बहुत बेहतर होगी थी। लेकिन ये फोन को छोड़ना पड़ेगा, फोन को छोड़ना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे असल में हम उठते साथ ही पहले जमाने में कलमा पढ़ते थे, अभी व्हाट्सएप देखते हैं। ऐसा ही कलमा है, तो फोन फिर भी उठाते हैं, पढ़ते ही हैं, ये नहीं मैं कहती कि नहीं पढ़ते होंगे, बट उठते साथ ही 1 घंटे तक यू शुड नॉट टच योर मोबाइल। मैं अपने आप को भी मना करती, 1 घंटा, ये बड़ा टफ पहला टास्क है। 1 घंटा, क्योंकि हम पहले जिंदा थे ही ना यार। पहला 1 घंटा वाकई बहुत टफ होता है, मेरे लिए भी बहुत टफ होता है, क्योंकि मेरे दिमाग पे चढ़ा होता है कि अब मुझे किसका कब मैसेज आया है, मेरे पेशेंट्स तंग तो नहीं हो रहे। लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही आंसर नहीं करना, अपने बाकी फिजिकल एक्टिविटीज, अपने घर को देखें, और देन अपने मोबाइल की तरफ चले। ये छोटी छोटी तब्दीलियां जो ना आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत बेहतर करेंगी, ये नहीं हम समझ पाते। अच्छा, ऑक्यूपंक्चर की टेक्निक के बारे में हमने पिछली दफ़ा कम बात की थी, अब क्योंकि मैं भी सेशंस आपसे ले रही हूँ, ऑक्यूपंक्चर जो है क्या, और ये हीलिंग में कैसे काम करती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे जिस जगह मुझे सुइयाँ लग रही हैं किसी और पेशेंट को वहाँ नहीं लग रही होंगी, तीसरे का कुछ और तरह से ट्रीटमेंट होगा, तो ये जानना चाहते हैं। अच्छा, एक्यूपंक्चर तरीक़ाकार जो है आज से 5000 साल पहले का है। इसमें बिलीव ये किया जाता है, और इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है। जैसे रूह आपके अंदर है, ठीक है, अगर मैं पूछूं फरा इस वक्त रूह आपकी कहाँ है, पूरी बॉडी में ही होगी कहीं। अच्छा, रूह एनर्जी है या स्टिल रहती है? अब ये भी रूह तो एनर्जी ही बिल्कुल होगी, स्टिल तो नहीं है, स्टिल तो हो नहीं फिर सकती तो वफात हो जाएगी स्टिल होने पर। तो अगर एनर्जी कोई अंदर है तो कैसे है कि बस वो अंदर एक ही जगह पे कहीं है या सारे में फैली हुई है? देयर शुड बी अ पाथवे। वो पाथवे एक्यूपंक्चर मेरिडियंस है।
और ठीक। इनको अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस प्रूव भी कर रही है। इस पाथवे को, एक पाथवे में आपको समझाऊं तो सबको समझ आ जाएगा। ठीक। दिल में तकलीफ होती है तो बाजू में दर्द जी आती है। जी वो बाजू में जो दर्द जा रही है वो हार्ट मेरिडियन है, वो सही। चैनल है हार्ट का, जो बायलैटरल दोनों साइड पे मौजूद है। इसी तरह लंग्स का भी चैनल है, इंटेस्टाइन्स का भी चैनल है, ब्लैडर का भी चैनल है। तो अंदर 12 ऑर्गन है और बाहर 12 आउटर सर्किट्स हैं, जिसके अंदर 2-2 घंटे के लिए आपकी एनर्जी ट्रेवल करती है। अच्छा। अगर इस वक्त टाइम है 12 बजे का, 12 बजे वाला टाइम जो है ये आपका है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम। तो आज इस वक्त आपकी सारी एनर्जी का फोकस आपका दिल और आपकी छोटी आंत है। इसीलिए खाना मैक्सिमम 9 बजे से पहले, या ब्रंच टाइप पहले हैवी खाना होता था। पूरी भी सुबह मिलती थी, निहारी भी सुबह होती थी, ये सुबह के खाने हैं ये। जी बिल्कुल। क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त खाएंगे तो हजम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये जो मेरिडियंस हैं इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। अल्लाह ने कुछ एनर्जी बॉम्ब्स रखे हैं, कुछ मुतहर्रिक है और कुछ साकिन है। यानी कहीं पे ये ट्रेवलिंग ऑफ एनर्जी होती है, जैसे प्रॉपर चैनल्स चल रहे हैं। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको एक्यूपंक्चर मेरिडियंस का एक खूबसूरत जाल नजर आएगा। उन एनर्जी बॉम्ब्स में जो ठहरे हुए साकिन जगह हैं, अल्लाह ताला ने उनमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज रखी हैं। सही। जैसे ठहरे हुए पानी में कंकर काम करता है, आप पानी में कंकर फेंकते हो और वेव्स बनती हैं। बिल्कुल। ऐसे ही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर जब हम निडल लगाते हैं तो वहां से हीलिंग वेव्स निकलनी शुरू होती हैं और वो चैनल्स में मौजूद ब्लॉकेजेस को खत्म करती हैं। अल्लाह ने बहुत सारी पेन किलर पॉइंट्स भी बॉडी पे रखे हैं। तो एक्यूपंक्चर निडल जब आप देख रहे होते हो, मैं जी पेशेंट्स जी को जी लगा जी। रही होती हूँ, तो वो सिर्फ उनकी एनर्जी को फील करते हुए कि कहाँ कैसे उनकी नब्ज शनासी करने के बाद पता लगता है। अब एक्यूपंक्चर आजकल अनफॉर्चुनेटली फिजियोथेरेपिस्ट भी कर रहे हैं जी। और लोग ये कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मेरे पास आते हैं कि हमने जी बड़ा एक्यूपंक्चर कराया, आराम नहीं आया। मैं माजरत के साथ ये कहूंगी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं वो हाशी पॉइंट्स पे करते हैं, यानी पेनफुल पॉइंट पे रिलीज कर देते हैं पेन को। वो एक्यूपंक्चर टेक्निक नहीं है। सही। वो निडलिंग, ड्राई निडलिंग टेक्निक है। एनर्जी फ्लो को उनको पता ही नहीं है एनर्जी फ्लो कैसे ठीक होगी। यानी मेरे लिए फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई आ रहा है तो मैं उसका फ्रोजन शोल्डर घुटने के पास से खोलती हूँ। अच्छा। मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में बताया था, बच्चा ब्रीच है तो उसको सीधा करने का तरीका परवरदिगार ने छोटी उंगली के पास रखा है। सो उन लोकल पॉइंट्स को इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन कम, और डिस्टल पॉइंट पे एनर्जी को बैलेंस करने का नाम एक्यूपंक्चर है। और ये पूरी एक साइंस है जिसको बगैर पढ़े आप नहीं हो सकती, नहीं सुइयां लगा 5 सकते। ईयर डिग्री जिसको आपको लेना हो। बिल्कुल। ये बड़ा आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि घुटने में नीडल लगी है तो आप सोचिए कि कंधे का इलाज कैसे होगा। एक और हमने चीज़ जो कि मैं यही कहूँगी कि बुरी आदत डेवलप कर लिया अपने अंदर, कि हम देर गए तक जागते रहते हैं और उस जागने में बहुत कुछ खाते रहते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं और फिर दिन गए तक सोते रहते हैं। ये रूटीन इंसान को कितना नुकसान देती है, खासतौर पर जहनी सेहत को, ये प्लीज़ बताइए। अच्छा, मैंने पहले भी बहुत जगह, बहुत सारे फोरम्स पे ऑर्गन क्लॉक की बात की है। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से रात 11 बजे से लेके 1 बजे का टाइम जो है वो है लिवर का। मैंने जिस एनर्जी फ्लो की बात की थी कि दोपहर के टाइम पे वो हार्ट के पास है, तो रात के टाइम पे वो लिवर की रिपेयर करती है। 11 बजे से 1 बजे 1 बजे तक का ये वाला टाइम जो है आपके जिगर को रिपेयर का काम देती है। आप देखो, अगर आप सोसाइटी में, तो हर दूसरे बंदे का फैटी लिवर है और उसकी मेजर वजह रात को जागना है, सिर्फ खाना पीना नहीं। अच्छा। एक्यूपंक्चर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से अगर आप अपने वक्त पे सोते जागते नहीं हो तो आपके सिस्टम को तबाह बर्बाद करता है। और डेफिनेटली लिवर अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो अब क्या आएगा, एंगर एक्सेस होगा, जो कि हमारी सोसाइटी में हर दूसरे बंदे को अब गुस्सा आता है, टॉलरेंस खत्म हो गई है। सो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के ऊपर आपकी रूटीन बहुत अच्छा असर करती है अगर उसको सूरज के साथ गुजारा जाए। जब सूरज निकलता है तो उठा जाए, जब सूरज ढल जाता है तो आखिरी मील लेने के बाद कुछ अरसे के बाद सोया जाए। लेकिन क्योंकि अब हमारी रूटीन ऐसे हो गई है कि शायद ये पॉसिबल लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि मिलना मिलाना ऑफिस के बाद ही होता है, कॉफी टाइम बाद में होता है। तो इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, एज अ कॉम भी एफर्ट करनी पड़ेगी, जो कि शायद हम
सॉरी टू से एज अ कॉम हम बिखर गए। हमें एक सोच के ऊपर आना पड़ेगा, अपने आप को हीलिंग की तरफ लाना पड़ेगा। और वक्त के साथ साथ देखिए, चाइनीज अगर आप देखो, उनके लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन उनका लाइफस्टाइल है। फॉर्चुनेटली वो उनका मजहब है, क्योंकि वो अपने मजहब पे बहुत पक्की तरह से हैं कि उन्होंने अपने आप को उस रिदम, उस एनर्जी फ्लो के साथ रखना है। तो आप उनकी हेल्थ देखो, आप उनकी उम्रें देखो, आपको वहां 30 साल का लग रहा होगा, निकलेगा वो 60 साल 60 का। साल का। ठीक है। सो आपने अगर देखना है कि क्या ये वक्त के ऊपर उठना जागना फायदा देता है, तो जापानीज और चाइनीज दुनिया में हमारे लिए मिसाल है, और वो इसी चीज को फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली रातों को जागना आपकी स्किन खराब करेगा, आपका लिवर खराब करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब करेगा, आपका वेट गेन करेगा, आपके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कम कर देगा। इसीलिए हर दूसरे बंदे का विटामिन डी कम है, हर किसी का आयरन लो जा रहा है, क्योंकि हम रूटीन में तो है ही नहीं, हम कुछ भी कुदरत के साथ नहीं कर रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चश्मे के साथ बह के जाओगे तो किसी अच्छी लेक में जाके गिरते हो, लेकिन उसके अगेंस्ट चलने लगो तो वो धक्का देके आपको बहुत बुरी तरह कहीं चोट लगाएगा। इसी तरह कुदरत है, अगर आप उसके साथ फ्लो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको एक मुश्किल में डाल देगा। अब छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। कैंसर हमारी सोसाइटी में ज्यादा है, हमारी सोसाइटी में एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा है, क्योंकि अब हम वैसे 20 साल पहले फिर भी कुछ टाइम था, अब तो कोई टाइम की लिमिट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं जो वक्त के ऊपर हो रहा है। तो अपने आप को वक्त पे लाना तो बहुत जरूरी तो है। इस पैटर्न को कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि हम थके हुए आते हैं तो टीवी देखते हैं, फैमिली टाइम है, कुछ की रात की ड्यूटी होगी, कुछ कहेंगे सो नहीं पाते, इंसोम्निया है, लेट भी जाएं तो करवटें बदलते रहते देखो, हैं। पहली चीज, रमजान आ रहा है, आपका अपनी रूटीन ठीक करने का सबसे आसान तरीका, आप हर ऑफिस, हर ऑलमोस्ट, अगर कोई बाहर के ऑफिस के लिए काम नहीं कर रहा, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन पाकिस्तान में अफ्तार से पहले अब सब छुट्टी हो जाएगी। तो आपके पास 30 डेज आ गए ना अपने आप को रूटीन में लाने के। 10 बजे सो जाओ ताकि सहरी पे उठो, थोड़ा सा खाओ और उसके बाद थोड़ी वॉक करो। नहीं करना चाहते वॉक, थोड़ा सा मेडिटेट करो एंड देन टेक अ डीप स्लीप और अपने आप के पैटर्न में आने की कोशिश करो। सुबह नॉर्मल रूटीन में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपका नाश्ता होना चाहिए, आपका दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में खाना होना चाहिए, और रात का खाना आपका मगरिब तक खत्म हो जाना चाहिए। तो मगरिब से अगर थोड़ा आगे भी लेके जाना चाहते हो तो 7 बजे तक आप खाना डिनर कर लो। उसके बाद जो टाइम है, सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध का पीना बहुत फायदा देता है, उसको अच्छा। करो। अब गोल्डन मिल्क अभी मौसम है पीने के लिए, तो गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल जरूर करो। लेकिन अगेन, जो मैंने रमजान की डाइट बताई, अगर उसको इस दफा फॉलो कर लें तो अगले 11 महीने प्रॉमिस आपको इंसोम्निया भी नहीं होगा, बेहतरी की तरफ चले जाओगे। एक मसला जो ख़वातीन क्या, ख़वातीनों हज़रात बच्चे सब में आने लगता है रमज़ान जब आता है और हम रोज़े रखते हैं, कि पानी भी नहीं पी रहे हैं और कुछ ग़िज़ा भी ऐसी इस्तेमाल करें, स्किन ड्राई होने लगती है, डल भी होने लगती है, बाल भी ड्राई होने लगते हैं। इसका क्या हल खुराक में हमें मिल सकता है? ओके, अच्छा, अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल गज़ा की तरफ हो, तो फिर आप ऐसा करो कि सुबह का जो नाश्ता है, यानी अब आप नहीं, आप फॉलो करना चाह रहे, लेकिन आप खाना भी ऐसा खाना चाह रहे हो कि जिसके अंदर आपको मज़ा भी आए, तो इट्स बेटर कि सुबह उठते साथ ही पराठा ना लो, रोटी पे घी लगा के ले लो। ठीक है। फर्क है उसमें। पराठा डोसा वाता डोसा का है, यानी ड्राइनेस पैदा करता है, चुपड़ी हुई रोटी आपको नरिश करती है। दोनों अच्छा, में फर्क दोनों है। में दोनों चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क कितना है? फर्क है। अच्छा, आप सुबह नाश्ते में ले लेते हो, अंडे की सफेदियां ज्यादा ले लो, जर्दी एक कर दो। ठीक। उसके साथ साथ दही का 1 कप जरूर लो। अगेन के कूलिंग और एनर्जेटिक चीजों का इस्तेमाल सुबह को होना चाहिए। तो लस्सी जीरे वाली का इस्तेमाल, 1 कप लस्सी ले लें जिसमें जीरा डाल लें, ठीक। 1 चपाती ले लीजिए और 2 अंडों की सफेदी के साथ 1 जर्दी का ऑमलेट बना लीजिए। ये आपको नरिश करेगा अच्छा सा। उसके बाद अफ्तार पे आ जाएंगे तो सारे दिन की 4 अंजीरें भिगो दें। ये अच्छा। उन लोगों के लिए जिनके बाल गिरते हैं, जिनकी स्किन नहीं अच्छी, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनको डाइजेशन का इशू है। 4 अंजीरें भिगो लीजिए, अंजीर को ब्लेंड कर लें, उसमें खजूर डाल लें अगर वैसे लेना चाहते हैं, वरना सादा अंजीर चबा के 2 खजूरों के साथ 1 ग्लास गर्म पानी का लें। खोलते साथ ही रोजा आपने कुछ बहुत ठंडी चीज नहीं खानी। सही। अपने मैदे को सूदिंग इफेक्ट देने, और ठंडी चीजें डाइजेशन को खराब करती हैं। तो हमें होता है कि अब मौसम भी ठंडा है तो आपको इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, आदत बनाने की बात है।
उसके बाद अपनी अपनी नमाज अदा कीजिए, थोड़ी सी फ्रूट चाट ले सकते हैं क्योंकि सारे विटामिन्स आपको मिल जाएंगे। लेट नाइट पे हैवी फूड खा के मत सोएं। ठीक। तो डिनर शुड बी अ लाइटर डिनर जिसमें आपकी रोटी चपाती चावल नहीं होना चाहिए। अगर आप रोटी चपाती चावल खाना चाहते भी हैं तो फिर ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। ठीक। ग्लूटेन फ्री आटा मिल रहा है आजकल मार्केट में, आप वो इस्तेमाल करें या जौ की रोटी इस्तेमाल करें। सही। ये आपके आयरन लेवल को भी पूरा करेगा, आपको नरिश करेगा और आपके अंदर खुश्की नहीं होने देगा। उसके साथ कोई भी सालन ले लीजिए, दाल सब्जी गोश्त जो आपका दिल चाहे उसका इस्तेमाल करें। अगेन अफ्तार से लेके सहर तक अपने 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर कंप्लीट कीजिए। 1 ग्लास नींबू पानी का थोड़ा सा पुदीना डाल के ले लेंगे तो वो हाजमे को अच्छा रखेगा, लेकिन वो अफ्तार में नहीं डिनर के साथ ले लें। ठीक है। इतना सा कर लें कि वो अफ्तार में ना लें पर डिनर के साथ अपने आप को हाइड्रेट कर लें। कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ चाय का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी कम से कम लें, चाय में तो पिंच डालें ताकि आपको अर्ज ऑफ कॉफ़ी कम हो जाए। इस चीज़ को करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर फील करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम स्किन की बात कर रहे हैं तो अच्छी तो होने लग जाएगी हमारी स्किन, लेकिन फिर ईद का रोज़ आएगा जिसपे और ज़्यादा ग्लो करना है, अच्छा लगना है, तो उसके लिए क्या करें? अच्छा जी, स्किन के लिए रूटीन मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक पाउडर बना के अपने वॉशरूम में रख लेना है और वो पाउडर क्या है, छोटी इलायची, बादाम, बादाम शीरी, मीठे बादाम वो ले लेना है। लेट्स सपोज छोटी इलायची 50 ग्राम है, बादाम शीरी 50 ग्राम है, तो बादाम खरल ये आपको वो जो एक्सट्रैक्ट निकला हुआ होता है ना, ऑयल निकल जाता है, उसका जो बूरा बाकी बच जाता है वो आपको किसी भी पंसार से मिल जाएगा। वो 10 ग्राम वो ले लीजिए और इसको ब्लेंड करके अच्छा मिक्स सा करके रख लीजिए पाउडर को। आपने 1 चम्मच ये पाउडर लेना है, 1 चम्मच एवरीडे पाउडर लेना है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ एवरीडे खाओ नहीं, लगा लो क्योंकि वो वाइटनर है, वो असल में वाइटनर है ना। ठीक है, तो वो खाने के लिए जहर और लगाने के लिए अक्सीर है। आप 1 टीस्पून वो 1 टीस्पून वो ले ले, दोनों को मिक्स करके रख लें, रोज वाटर से मिक्स करें, उसके चेहरे पे, गर्दन पे, अपने हाथों पैरों पे जरूर लगाएं। तो उसी के मुताबिक आप इसको मिक्सचर बना लें। डेली बेसिस पे ये उपटन लगाने शुरू करें। ईद से 7 दिन पहले कर लें, वैसे तो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मुझसे पूछो तो मेरे वॉशरूम के अंदर ये हमेशा पड़ा होता है और मैंने कभी साबुन फेस वॉश इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं इसी को मिक्स किया, फेस पे लगाया और फेस धो लिया हल्का सा स्क्रब करके। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। और ये कितना देर लगा रहे चेहरे पर? 10 मिनट तक अगर लगा रहे, ठीक, उपटन की तरह उतार लें तो बेहतर है, जिससे उससे स्क्रबिंग भी हो जाएगी। और हल्के हाथ की करें क्योंकि आपने अगर रोज करना है तो फिर वो आपको इरिटेट ना करें। बिल्कुल ठीक। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है तो एक दिन छोड़कर एक दिन कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। बेहतर स्किन करने के लिए, टैनिंग स्किन की खत्म करने के लिए इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज इन कर लें तो वो भी अच्छा है, लेकिन चेक कर लीजिए वो आपको अगर इच करता है तो लेमन को अवॉइड कर लें। ये तो हो गया स्क्रब। इसके बाद एक बताती हूँ मैं आपको स्प्रे टोनर बनाने के लिए। आपने लेना है ग्लिसरीन, हम वजन उसके शहद और हम वजन नींबू का रस, ठीक है, ओरिजिनल नींबू का रस, इसका एक ब्लेंड बना के स्प्रे बॉटल में डाल के अपने फ्रिज में रख लीजिए। दिन में 2 से 3 बार उसको अच्छी तरह से शेक करें और अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लें तो आपका फेस नेचुरल ग्लो देने लग जाएगा, हीलिंग प्रॉपर्टी रखेगा। आप कहोगे शहद है चिप चिप तो नहीं करेगा, तो प्रॉमिस बिल्कुल चिप चिप नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। इसको करें दिन में, अगर आपको सुबह के टाइम में नहीं करने का टाइम मिला तो रोजाना रात को सोने से पहले अगेन दूध से अपने चेहरे की क्लिंजिंग करें। करने के बाद ये टोनर लगा के सो जाइए, सुबह उठ के स्क्रब कीजिए और अपने आप को बेहतर फील करेंगे। आंखों के इर्द गिर्द लगाने के लिए बादाम रोगन का इस्तेमाल करें। सही। सो आपकी टेबल पे, आपकी साइड टेबल पे पड़ा होना चाहिए ये स्प्रे ताकि आपको भूले ना। एक छोटे से ड्रॉपर में डाल के बादाम रोगन और साथ में कैस्टर ऑयल, आपने अच्छी तरह से क्लिंजिंग की फेस की दूध से, उसके बाद आपने ये स्प्रे किया, फेस को ठीक कर लिया, बादाम रोगन लेके आंखों के इर्द गिर्द ताकि वो रिंकल्स आपके खत्म हो, और कैस्टर ऑयल अपनी आईब्रोज पे और अपने आई लैशेस पे लगाएं रेगुलर बेसिस पे। तो आपकी प्रॉपर रूटीन हो जाएगी स्किन केयर की। इस स्किन केयर के साथ आप ईद पे जाएंगे तो लोग वाकई हैरान होंगे कि कैसा रंग अच्छा खिलता है। जबरदस्त। तो इस बार आपने ये सब कुछ ट्राई करना है और अपने आप को हेल्दी भी रखना है और खूबसूरत भी बनाना है और
पानी का इंटेक रखना है, ये तो बड़ा जरूरी बार है। पानी जरूर पीजिएगा। 1 महीने करें तो आपकी आई लैशेज इतनी अच्छी हो जाएंगी, आपकी आईब्रोज इतनी अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मासूमा साहिबा, बहुत जल्दी एक और पॉडकास्ट का एहतमाम करेंगे। इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।